गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज शांतनु अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा के एक और सेशन में। टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को कवर करते हुए हम लोग आर्टिकल 21 पे आए थे। तो जब हम लोग आर्टिकल 21 पे आए थे फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 का एम्बिट बहुत बड़ा है। राइट टू लाइफ की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राइट टू लाइफ का मतलब केवल जीवन जीने का अधिकार तक ही नहीं होता। उसमें राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू मैरी with whomsoever person you want, right to electricity, right to travel abroad, right against bonded labor, right to privacy। ये एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है आपके आपकी राइट्स की, जिसके अंदर आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 कवर करता है। राइट फ्रेंड्स, तो इस चीज पे मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 19 का, जो मैंने आपको बताया था कि मैं कल रिविजिट करूंगा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 19 के में अलग अलग तरह के फ्रीडम्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस एंड कॉपरेटिव्स, right to move freely throughout the Indian territories, right to reside and settle in any part of the Indian territories, right to practice any profession or carry on any trade occupation in business। यानी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, आप भारत में फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप कोई यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कहीं निहत्था एकत्रित हो सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है फ्रीली। राइट, तो ये आर्टिकल 19 है, एक हमने कल भी डिस्कशन किया था। आर्टिकल 20 पे हमने कल बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आर्टिकल 20 जो है वो बेसिकली ये बताता है आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, तो अगर आपके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया गया था, कहिए कि सन 1970 में आपने कोई क्राइम किया, फॉर एग्जाम्पल कहिए कि किसी का टीवी चोरी करना। अगर टीवी की चोरी सन 1970 में क्राइम नहीं था, फॉर एग्जाम्पल, राइट, और सन 1971 में क्राइम हो गया, राइट, और माने कि आप सन 1970 में टीवी के चोरी के में नहीं पकड़े गए, लेकिन 1971 में पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आपके ऊपर पुलिस केस नहीं कर सकती ये कह के क्योंकि आपने 1970 में चोरी किया था टीवी, क्योंकि सन 1970 में टीवी चोरी करना कोई क्राइम था ही नहीं। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट it protects individual from being convicted for actions that were not offenses at the time of commission। यानी जो चीज, अगर हम आज कोई घटना करते हैं और आज के लॉ में वो चीज क्राइम नहीं है, तो उसके लिए हमें बाद में भी कभी सजा नहीं दी जा सकती, यद्यपि वो बाद में वो घटना को क्राइम सरकार या शासन मान ले। या मैं फिर से समझाऊंगा, अगर सन 2010 में बकरी चोरी करना मानिए क्राइम नहीं था, और 2011 में आप पुलिस आपको पकड़ती है बकरी चोरी के आरोप में, तो वो आपको सजा नहीं दिलवा सकती, क्योंकि जिस समय आपने बकरी चोरी की थी उस समय बकरी चोरी करना क्राइम नहीं था। आप ऐसे समझ सकते हैं, और भी आप थोड़ा सा इसे समझेंगे, इसमें एक ये है, ये तो इसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। लॉ की भाषा फ्रेंड्स काफी कम्बरसम होती है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ चीजों को हल्के में समझाने के लिए। राइट, फिर आती है डबल जेपर्टी। इसका मतलब होता है नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कि अगर आपने एक मर्डर किया है या एक बार चोरी करी है, तो उसकी आपको एक ही सजा मिलेगी। वन थेफ्ट इज इक्वल टू वन कन्विक्शन। एक चोरी की आपको दो बार सजा नहीं मिल सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट देमसेल्व्स। यदि इसका यह मतलब होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, तो पुलिस आपको आपके ही केस में गवाह नहीं बना सकती। अगर आप कोर्ट में जाके ये बोलो कि मैंने चोरी की है, या पुलिस आपसे बुलवाए कि हाँ आपने चोरी की है, तो इसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने खिलाफ ही गवाह नहीं हो सकते किसी भी केस में। राइट, आप अपने आप को सेल्फ विटनेस नहीं हो सकते। तो इसमें ये है, तो थोड़ा सा आर्टिकल 20 जो था आज हम लोगों ने डेप्थ में पढ़ा। आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 पे। इसमें फ्रेंड्स ये था कि
एलिमेंट्री एजुकेशन को, राइट, एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, लेस देन क्लास फिफ्थ, एलिमेंट्री मतलब क्लास फिफ्थ तक, राइट। तो इसको 2002 में लाया गया था और इसको आर्टिकल 21 ए के तौर पर संविधान में जोड़ लिया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। आर्टिकल 22 की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो इसमें होता है कि प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पीवाईक्यू के दौरान देखेंगे, राइट। आर्टिकल 23 24 पे आते हैं। तो आर्टिकल 20 एंड 23 एंड 24 होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो आर्टिकल 23 स्पेसिफिकली है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कोई आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकता, जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें यह है कि बच्चे जो है एक सर्टेन एज के नीचे फैक्ट्रीज में नहीं काम कर सकते, यानी चिल्ड्रन से मजदूरी कराने का जो नियम पहले भारत में था उसके प्रोहिबिशन के लिए है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत अपनी रिट शक्तियों का प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, रिट शक्तियां जैसे कि मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि रिट इज अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर issued by judicial or administrative authority serving as crucial legal remedy for safeguarding fundamental rights and ensuring accountability of public authorities। रिट्स जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं जब किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स खतरे में आती हैं या पब्लिक अथॉरिटी लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, जवाबदारी कम होती है। तो पब्लिक अथॉरिटी की जवाबदारी तय करने के लिए और अगर आपका कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो उसको बचाने के लिए हायर कोर्ट्स जो होते हैं यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स रिट ऑर्डर्स या रिट पावर का आपका इस्तेमाल करते हैं। ये कई तरह की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड क्वो वारंटो। ये हम लोग अपना डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें आर्टिकल आर्टिकल 32 को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट शक्तियों का प्रयोग इसी आर्टिकल के थ्रू करता है, पर किसके लिए? केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से कम होती है। ये एक लौता ऐसा केस है रिट शक्तियों का जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से शक्तियों में हार जाता है। आप देखेंगे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अपनी रिट शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए व्यक्ति की और अन्य भी किसी मैटर में भी। तो ये हाई कोर्ट के लिए है शक्ति। आर्टिकल 226 के तहत अपनी रिट की शक्तियां निकालता है हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, राइट। आर्टिकल 358 हमें बताता है कि सरकार आपका आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर सकती है। आर्टिकल 359 हमें यह बताता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रेंड्स ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन्फोर्समेंट मतलब अगर आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट किसी ने इन्फ्रिंज किया है या आपको फंडामेंटल राइट्स आपसे सरकार ने छीनने की कोशिश करी है तो आप इस चीज को लेके कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते। इन्फोर्समेंट मतलब अब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते तो इसको कहेंगे सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कब? इमरजेंसी के दौरान, राइट। बट आर्टिकल 20 और 21 तब भी वैलिड रहता है। आर्टिकल 20 और 21 तब भी वैलिड रहेगा, उसके लिए आप जा सकते हैं। और ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया था सॉरी। तो आर्टिकल 359 कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। केवल आर्टिकल 20 और 21 को आप इन्फोर्स करा पाएंगे, बाकी सारे आपकी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल हो जाएंगे। एक और केस आता है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग बच्चन सिंह के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं इसलिए पढ़ा लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पीसीएस में इससे रिलेटेड आता है। तो फ्रेंड्स बच्चन सिंह क्या कहते हैं, पंजाब के एक व्यक्ति थे। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वाइफ का मर्डर किया था। उसके बाद ये 14 साल फ्रेंड्स जेल में रहकर आए।
जब ये जेल से बाहर आए फ्रेंड्स, तो ये अपने भाई के घर में रहने लगे। भाई के घर में कुछ इनका विवाद हो गया। भाई की जो पत्नी थी, वह उनके बच्चे थे, वो नहीं चाहते थे बच्चन सिंह इनके घर में रहें, तो उस चीज को लेके विवाद रहा। तो उन्होंने एक रात कुल्हाड़ी से अपने सगे भाई के 3 बच्चों को मारा, शायद उनकी पत्नी को भी मारा, और फिर वहां पर कुल्हाड़ी से उनको मारा, और फिर वो कुल्हाड़ी छोड़ के चले गए। तो यही बच्चन सिंह का केस है। बाद में वो पकड़े गए, और उनका एक केस बना बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो उन्होंने उनको इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट हुई, यानी फांसी की सजा हुई, आईपीसी 302 की तरह तहत। ये जो कि अब आईबीसी, इंडियन भारतीय संहिता, जो अब ये नई कोड आया है, उसमें ये 103 इसको कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता, आई थिंक बीएनएस कहेंगे, सॉरी, राइट, इसको भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, इसे बीएनएस कहेंगे। पहले आईपीसी 302 था। तो बच्चन सिंह ने ये बोला था कि जो आपने मुझे फांसी की सजा दी है, वो आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करती है। लेकिन उसमें रूलिंग ये आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, तो फांसी की सजा जो है वो आर्टिकल 14, 19, 21 का हनन नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी के संग हम लोग बेसिक्स कवर करते हैं। पूरे हमारा कंप्लीट होता है बेसिक कवरेज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा वीडियो जो है, और इसका पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आप उन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका पॉलिटी में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है, थ्योरी पार्ट, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग जनरल कंपटीशन और यूपी पीसीएस के स्पेशली लगभग सारे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के कवर करने में सक्षम होंगे। तो आगे आने वाले सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर